हेलो एवरीवन। आज वापस से हम लोग दूसरे लेक्चर में हैं। आज हम लोग सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। बेसिकली आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, ईयर अगो, 4.5 बिलियन अगो हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। एट दैट टाइम स्टार्टिंग में जब हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, उस टाइम की क्या जो पृथ्वी थी वो सेम आज की तरह है जैसे आज है, हरे भरे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं, हिमालय हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत सारी जंगल्स हैं, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। क्या उस टाइम भी ऐसा ही था? तो नहीं, उस टाइम ऐसा नहीं था। तो उस टाइम क्या था? उस टाइम बैरन लैंड थे, बहुत सारे डेजर्ट्स थे, बहुत सारी रॉक थे, ये सारे थे। जब भी मैं बात करता हूँ एटमॉस्फेयर की, तो जब भी मैं बात करता हूँ एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर जैसे ही दिमाग में वर्ड जाती है, इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब यही समझ में आता है कि कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जो कि सॉलिड है, लिक्विड है, और ये सॉलिड गैस है, सॉलिड और लिक्विड है। बेसिकली अगर बोला जाए कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर है मिक्सचर ऑफ सॉलिड, गैस एंड लिक्विड पार्टिकल। इन तीनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेयर, जैसे ये मिक्सचर तीनों है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको हेल्ड करके या नीचे लाने का कौन काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एटमॉस्फेयर में यानी पृथ्वी के आसपास बंधे रहते हैं, ठीक है। अब हम बता रहे थे कि 4.5 4.5 बिलियन ईयर अगो जो हमारा अर्थ था, ठीक है, उस अर्थ पे बहुत ज़्यादा सूखा था, बैरन लैंड थे, ये सब थे। अब क्या हुआ कि इस अर्थ के नीचे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा रेंडमली मूव करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेंडम इधर उधर मूव करते हैं, जिसके कारण कॉलिजन होता है। कॉलिजन के कारण क्या होता है? बहुत सारा विस्फोट काइंड ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो थे वो लगभग 6,500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर में सपोज कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। उन मेटल्स के क्या हो रहा है? एक दूसरे से कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है। उसका कॉलिजन हो रहा है। जैसे उसका कॉलिजन हो रहा है तो जितना ज़्यादा गर्म होता जाएगा वो मैग्मा, यानी पृथ्वी के अंदर जो भी गर्म चीज़ है उसको क्या बोल रहे हैं? मैग्मा बोल रहे हैं। और जो बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं, यही डिफरेंस है। तो मैग्मा जो है हमारा पृथ्वी के अंदर, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण है, उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वो कोशिश क्या करेगा कि वो बाहर आए, किसी तरह बाहर आने के लिए क्या देखेगा? उसको जो सबसे वीक पॉइंट मिलेगा या वीक प्लेस मिलेगा, उसे वहां बाहर जाना चाहेगा। जैसे ही वो बाहर जाना चाहेगा तो ये जैसे ही बाहर जाएगा, ठीक है, जहां से भी ब्रेक करके बाहर जाएगा, जैसे ही बाहर जाएगा तो क्या होगा? जिसको बोलते हैं वॉल्केनो, ठीक है, यानी लावा लावा बाहर आ जाएगा। लावा बाहर जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा। और जो लावा बाहर जाएगा उसके साथ क्या क्या निकलेगा? ऐसा तो नहीं है सिर्फ वो मोल्टन मैग्मा ही निकलेंगे, उसके अलावा और भी चीजें निकलेगी। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, ठीक है, अदर गैसेस निकलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे, ये सारी चीजें निकलेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें निकलने के बाद ये सारे क्या होंगे? ऑब्वियसली ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद और वो क्या करेंगे? क्लाउड्स बनाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या है? ये अपना सॉलिडिफाई होकर के ये मेटेलिक फेरस मिनरल या डिपॉजिट बोल सकते हैं जिसको, ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे क्योंकि ये मेटल्स हैं सारे। ये सॉलिडिफाई होकर के एक सिल्ड की तरह बन जाएंगे, ठीक है। ये अर्थ पे एक सिल्ड की तरह दिख रहे होंगे आपको। ये सारे जितने भी है ये सॉलिडिफाई हो चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा सोर्स है मैग्मा का बाहर जाने का, ठीक है। अब ये हमारा पृथ्वी तो बना था 4.5 बिलियन ईयर अगो, लेकिन जो हमारा क्रस्ट बना है, ऊपरी परत जिसको बोलते हैं, उसकी जो एज है यानी 3.5 बिलियन ईयर अगो, इसकी फॉर्मेशन 3.5 बिलियन ईयर अगो हुआ। इसकी जो थिकनेस है, थिन है, उसकी जो थिन है वो है 0.5 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर, ठीक है। और ये इतना पतला है, मतलब 0.5 किलोमीटर से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जैसे ये मोल्टन मैग्मा बाहर निकला, उससे जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे गैसेस निकलेंगे, वेपर निकलेंगे, वो जाके क्या होंगे?
ऊपर जाके क्लाउड बनाएंगे, क्लाउड बनने के बाद क्या होगा, वो ठंडा भी होंगे, ठंडा होंगे तो क्या होंगे, वापस से प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आएंगे, ठीक है। कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, फिर ठीक है बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो बारिश होगी जहां मैग्मा निकला था, जो सोलिडिफाई हो चुका है, उसके बीच में जो जो गैप्स होंगे जहां पे, तो वहां पे क्या होगा, वहां ऑब्वियसली पानी भर जाएगा। अच्छा, अब जैसे ये वेरी डेंस क्लाउड है, ठीक है, और इसके कारण रीवेपोराइजेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वापस से नीचे आएंगे, ये फिर से वाटर बनेंगे। अब ये वाटर क्या होगा, वापस से हीट के कारण क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएंगे और वो वापस से बन के क्या होगा, क्लाउड बनेगा। अब जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर हमारा फॉर्म हुआ था, जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर, पहली बार जब हमारा एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ था, उसमें मेनली कौन कौन से गैसेस थी, तो उसमें मेनली CO2 था, हाइड्रोजन था, हीलियम था, H2O था और वेपर था। ये सारी गैसें मेनली थी, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर रेनफॉल। अब क्या हुआ कि जैसे हमारा स्ट्रक्चर तो बन चुका, जैसे ये क्रस्ट हमारा बन चुका था, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ये ओशियन क्रस्ट। अब देखो ये ओशियन क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये बना कैसे, जैसे अब ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। ओशियन के पार्ट ये हैं, जहां जहां सिंक्लाइन था वहां पे क्या हुआ, पानी भर गया, क्यों, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स रेनफॉल हुआ वहां पे, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस हो ही रहा था, ये एक्सप्लोड कर रहे थे, मैग्मा बाहर आ रहा था, लावा बन रहा था, उससे डस्ट पार्टिकल निकल रहे थे, वेपर निकल रहे थे, वाटर वेपर निकल रहे थे, वो ऊपर जाके क्लाउड बना रहे थे और वो क्लाउड बना के वापस प्रेसिपिटेशन कर रहे थे, ठीक है। और ये मिलियन ऑफ ईयर चला, ठीक है। और मिलियन ऑफ ईयर चलने के बाद क्या हुआ, अपना ओशियन फॉर्म हुआ और यहाँ पे कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उस टाइम जो डोमिनेटिंग गैस था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मिक्सचर ऑफ, अब जैसे H2O था, H2O तो प्रेजेंट था, ठीक है। ओशियन डिपॉजिट भी हुआ, कुछ ओशियन में डिपॉजिट हुआ कुछ चीजें, उसके बाद ओशियन सिंक में यानी नीचे कुछ चीजें बैठ गई जा करके, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज ये उस टाइम के थे। इसके आगे वाले स्टेज में क्या है कि जैसे जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारा, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बना, वो किससे बना, वो साइनोबैक्टीरिया से बना। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक एनाएरोबिक होता है। एनाएरोबिक कहने का मतलब क्या होता है, वो ऐसा जीव है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत क्या है, नहीं है, ठीक है। और वो क्लोरोफिल उसके पास था और उसने सन से लाइट लिया और फोटोसिंथेसिस करके उसने खुद को डेवलप किया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे डेवलप कर लिया। अब जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो था ही अपने पास, 6CO2 और 6H2O, ठीक है, अब प्लस लाइट एनर्जी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होते ही क्या हुआ, हमारा जो फूड है वो बन गया और जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन है वो इंक्रीज हो गया। और जैसे ही ये ऑक्सीजन जैसे ही इंड्यूस होने के लगा, बहुत ज्यादा निकलने लगा, तो क्या हुआ, हमारे लिए कंडीशिव इन्वायरमेंट बनना शुरू हुआ। नाइट्रोजन तो है हमारा 78% एल्गी और प्लांटेशन के बीच में आ गया। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, अब ये सारे जितने भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक सीमित, क्योंकि अपनी अर्थ को अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए हर चीज का, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, सब चीज का बैलेंस चाहिए। तो वो बैलेंस बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है। अब उन्हीं बैलेंस करने में नाइट्रोजन जो है 78% हो गया, ऑक्सीजन 28% और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद ही आज जो हमारा इन्वायरमेंट दिख रहा है, वो इन्वायरमेंट डेवलप हुआ है इस बेसिस पे। और जितने भी इसके पॉइंट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप NCERT भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।